स्वागत है छात्रों, एक बार फिर से सुपीरियर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, जिनमें मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक वीडियो संस्कृत सीखने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्वर वर्ण की चर्चा की थी और आज हम लोग व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे। उम्मीद होगा स्वर वर्ण का वीडियो सभी को पसंद आया होगा। इसके बाद आप व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे और पढ़ लेने के बाद जिनको भी वीडियो अच्छा लगे यह वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि लाइव का ऑप्शन जल्दी से मिले और लाइव पढ़ने का हम लोग को साथ में मौका मिले। तो सब अगला पढ़ना हम लोग को वर्ण प्रकरण में व्यंजन वर्ण। पहले व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ लेते हैं। व्यंजन वर्ण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था। ये व्यंजन वर्ण बताया भी था, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। जितने भी स्वर वर्ण है सब में जितने भी व्यंजन वर्ण है सब में स्वर मिला हुआ। बिना स्वर वर्ण के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं हो पाता, यानी बोल नहीं पा सकते उसको। और व्यंजन वर्णों की संख्या का बताया भी था कि 33 होती है। क से लेकर ह तक को ही हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। बाकी तीन को जो होते हैं संयुक्ताक्षर होते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। क से लेकर ह तक ही होते हैं व्यंजन वर्ण, जिनकी संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, जो क से म तक होता है। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक को ही हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहेंगे। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहेंगे। और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह को हम लोग ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण की परिभाषा देखेंगे तो क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनका जो उच्चारण है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ में, दंत मतलब हो गया दांत एवं ओष्ठ मतलब ओठ में जीभ के स्पर्श के कारण होता है। स्पर्श के कारण होता है, इसी कारण इसका नाम स्पर्श व्यंजन है। और इनकी कुल संख्या 25 है। इसे क से, और इसमें पांच वर्णों का 5 वर्ग बनाए गए हैं। पांच वर्णों का 5 वर्ग है, तो यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या ऐसे भी 25 होगी। ये देखेंगे क से अंग तक को, क, ख, ग, घ, अंग को हम लोग कवर्ग कहते हैं। च से इय को हम लोग चवर्ग कहते हैं। ट से न को टवर्ग कहते हैं। इसी के टवर्ग न होने के कारण इसको हम लोग टवर्गी न भी बोलते हैं। त से न तक को तवर्ग कहते हैं। तवर्ग का न होने के कारण इसको हम लोग तवर्गी न भी कहते हैं। और प से म तक को हम लोग पवर्ग कहते हैं। तो यह स्पर्श व्यंजन वर्ण थे। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ यानी अंदर से इसका उच्चारण होता है। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनका जो उच्चारण है तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ में जीभ के स्पर्श से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, इसलिए इसे इसका नाम दूसरा नाम अर्धस्वर भी है। अंतस्थ व्यंजन का दूसरा नाम अर्धस्वर भी है। अंतस्थ व्यंजन को दूसरी तरह से अर्धस्वर भी है। ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं कि अंतस्थ व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, तो ये अर्धस्वर है। क्यों है? क्योंकि इनका उच्चारण में कहीं भी जीभ का पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। तो यह था अंतस्थ व्यंजन। आगे है ऊष्म व्यंजन। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह को हम लोग ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन चारों को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्योंकि ऊष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, ये गर्म वायु से होता है। हम लोग 9th में पढ़े होंगे कि रगड़ या घर्षण किसको कहते हैं। जब एक सतह से दूसरा सतह टकराता है तो उसके बीच में, उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, उसे ही हम लोग घर्षण बल कहते हैं। उस स्थिति को हम लोग घर्षण कहते हैं। तो जब रगड़ाता है तो यही चीज देखेंगे। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत और ह को उष्ण व्यंजन वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। हम लोग के जीभ और सभी जगह पर रगड़ होता है। रगड़ होने के कारण जो वायु होता है वह गर्म वायु अंदर से निकलता है, इसी कारण इसका नाम ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि गर्म वायु से होता है। इसलिए कोई भी स बोलेंगे और ह बोलेंगे तो बाहर की ओर हवा निकलती है। तो ये था हम लोग का व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण का वीडियो। इसके पहले वाले में हम देखे थे। अब आगे है
संयुक्ताक्षर, क से ह तक को व्यंजन वर्ण कहे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर, इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम संयुक्त व्यंजन भी इसे कह सकते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो ध्यान देंगे कि दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। दो दो को जिसमें व्यंजन मिल जाएगा वे संयुक्ताक्षर कहलाएंगे। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण ही संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे, और इसका दूसरा नाम बताए संयुक्त व्यंजन भी है। जैसे देखेंगे छ, त्र, जिसको संयोगी छ कहते हैं, त्र, ज्ञ और स्र, जैसे संयोगी छ, ये बहुत समझने की चीज है क्योंकि आगे चल के संधि में हमको बहुत ज्यादा काम देगा। ये संयोगी छ जो है आधा क और पूरा मूर्धन्य स के मिलने से संयोगी छ बनता है। त्र आधा त और र के मिलने से त्र बनता है। ज्ञ आधा ज और इया के मिलने से ज्ञ बनता है। इसी प्रकार है स्र आधा स और र के मिलने से स्र बनता है। संयोगी छ आधा क और पूरा मूर्धन्य स, त्र आधा त और पूरा र, ज्ञ आधा ज और इय, स्र आधा स और इय। जहाँ भी आधा बोले इसका मतलब उसमें हलंत, किसी भी वर्ण में यदि हम हलंत लगा देंगे तो उससे स्वर मुक्त हो जाता है। जैसे क मिला में अ मिला हुआ, क में से यदि हलंत स्वर निकालना है तो आधा क इसको लिख सकते हैं क हलंत अ, तब बनता है यह पूरा क। इसी कारण कहा जाता है कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर वर्ण के संभव नहीं है। तो यह था संयुक्ताक्षर। आगे है अयोगवाह, अनुस्वार, जो हम लोग कहीं भी अनुस्वार देते हैं, और विसर्ग, जो इससे संस्कृत में सबसे ज्यादा महत्व है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। न तो स्वर वर्ण है और न ही व्यंजन, फिर भी देखते हैं कि अर्थ बदल देता है। जैसे हम लोग देखेंगे, इसको पढ़ेंगे कट, लेकिन अनुस्वार देंगे तो इसको पढ़ेंगे कंठ। इसी प्रकार से जैसे देखेंगे, इसको पढ़ेंगे अत, लेकिन विसर्ग देंगे तो पढ़ेंगे अतः। तो ये जो है अर्थ बदल देते हैं, इसी कारण इसको अयोगवाह कहे जाते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से वे उच्चारित होते हैं, इनका एक सूत्र ही है संस्कृत में। यदि सूत्र याद कर लिए तो कभी भी हम लोग को बाकी कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं, आसानी से याद हो जाएगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो सबसे पहला है, तो पढ़ेंगे अकुह, पूरा पढ़ेंगे यहाँ तक। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इसमें का मतलब है अ हो गया, अ का मतलब हो गया अ और आ, कु का मतलब हो गया कवर्ग, ह का मतलब हो गया ह, विसर्ग से हो गया विसर्ग। इन सबों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अ, आ, कवर्ग, ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। दूसरा है इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। जैसे ही ई आया तो ह्रस्व ई दीर्घ दोनों होगा। के बाद चु से हो गया चवर्ग, य से हो गया य, और तालव्य स, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। तालु से होने के कारण इसको हम तालव्य बोलते हैं। देखते होंगे बच्चों बोल देते हैं सभी तालाबी, तालाबी नहीं, तालव्य शुद्ध वर्ण, शुद्ध उच्चारण उसका तालव्य होता है, क्योंकि तालु से उसका उच्चारण होता है। अगला है ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा का मतलब है री से हो गया केवल री रहेगा, और दीर्घ री भी हो सकता है। टू से हो गया टवर्ग, र से हो गया र, और मूर्धन्य स। इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। इसके बाद है लिरितु लसानाम दंता, लिरितु लसानाम दंता। लिरी से हो गया लिरी, तू से हो गया तवर्ग, ल से हो गया ल, स से हो गया दंत स। इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो दंत से होता है, दांत से होता है। इसी कारण इसको दंत्य स कहा जाता है। इसके बाद है अगला उपुप धमानियानाम ओष्ठ, उपुप धमानियानाम ओष्ठ। उ का मतलब हो गया ह्रस्व उ दीर्घ, और प से हो गया पवर्ग, और है इसके बाद उपधमानी। उपधमानी आगे चल के पढ़ना है, तो उपधमानी इन सबों का उच्चारण स्थान ओठ से होता है, ओष्ठ से। इसके बाद है एदैतो कंठ तालु, एदैतो में ए और ए होगा यहाँ, ए और ए दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। फिर है ओदौतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, दोनों मिल के वो उच्चारित होता है।
और लास्ट है वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, दांत और ओष्ठ दोनों उसमें प्रयोग होता है। ए और ए के बारे में समझेंगे क्योंकि क्यों दोनों है इसमें, तो हिंदी में कभी पढ़ेंगे कि ए जो है यह और ई के मिलने से ए बनते हैं। अ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, ई का उच्चारण स्थान देख रहे हैं तालु, कंठ और तालु मिल के दोनों ये वर्ण बना है, इसी कारण इसका उच्चारण कंठ तालु होता है। और कंठोष्ठ इसी प्रकार आएंगे कंठोष्ठ में, तो ओ जो है ये अ और हरस लो के मिलने से ओ बना है, तो अ का उच्चारण स्थान हो गया देखेंगे कंठ और उ का होता है ओष्ठ, तो इसी कारण इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। और वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है इसमें। उसके बाद ध्यान देंगे, तो यह था हम लोग का व्यंजन वर्ण का वीडियो। व्यंजन वर्ण के बाद अब आएंगे धीरे धीरे हम संधि पर। संधि का प्रयास करेंगे हम कि संधि जो है सभी बच्चे आसानी से सीख जाएं। और यह तो बताए थे कि संधि पढ़ लीजिएगा तो कभी भी आपको ग्रेजुएशन तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यह था हम लोग का व्यंजन वर्ण का वीडियो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में यह दोस्तों के यह बातें कहे कि इस वीडियो से जो है संस्कृत की तैयारी कराई जा रही है। घर बैठे संस्कृत की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। जो मैट्रिक परीक्षा 2022 में जिनको देना है वो आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज व्यंजन वर्ण का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।